स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। कभी भी किसी भी एंटिटी को अगर खुद को एक्सपैंड करना है, कोई कंपनी खुद को एक्सपैंड करना चाहती है तो उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब पैसा वो कहां से लेगी? या तो अपने शेयर्स बेच दे या बैंक से जाके उधार ले ले। बट बैंक से अगर उधार नहीं मिल रहा है और शेयर्स भी नहीं बेचने हैं तो उस केस में कंपनीज के पास एक ऑप्शन रहता है कि अपने बॉन्ड्स इशू कर दे, एक डेट इंस्ट्रूमेंट यहां पर इशू कर दे। अब ये सिर्फ और सिर्फ कंपनीज तक सीमित नहीं है, सरकार की जो बोरोइंग्स हैं वो भी सरकार ऐसे ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू यहां पर करती है। और उन्हीं गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो मार्केट है इंडिया में 2.69 ट्रिलियन डॉलर्स की यहां पर पहुंच चुकी है, जो कि पिछले कुछ सालों में मेजर बूम यहां पर देखने को मिला है। एंड इसी बूम में अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की बात करें तो 2025 का जो साल उनके लिए बहुत बढ़िया चल रहा है। 10 ट्रिलियन रुपीस यहां पर वो ऑलरेडी रेस कर चुके हैं जुलाई के आर्टिकल के बेसिस पर। बट दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है जब एक रीसेंट स्टडी के थ्रू एक रीसेंट फैक्ट्स यहां पर निकाले जाते हैं कि भैया सरकार का जो बॉन्ड है 10 साल का, जो एक बेंचमार्क बॉन्ड है, उस बेंचमार्क बॉन्ड की यील्ड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अब ये यील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, शायद आपको लगे कि भैया यील्ड क्या है, बॉन्ड क्या है, तो घबराइएगा मत, हम पूरा इसको अच्छे से समझेंगे। पहले थोड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एड्रेस कर लेते हैं। अब ये जो यील्ड बढ़ा है अगस्त के महीने, पिछले 3 सालों में देखा जाए तो सबसे मेजर स्पाइक यहां पर आया है। और यील्ड बढ़ना कभी भी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है किसी भी इकोनॉमी के लिए, कि उस सरकार के बॉन्ड्स को लोग खरीदना ही नहीं चाहते हैं, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं। तो एक तरीके से सरकार में इंटरेस्ट नहीं है, इकोनॉमी में इंटरेस्ट नहीं है, जो कि अगेन एक मेजर कंसर्निंग फैक्टर यहां पर क्रिएट कर देता है। बट द पॉइंट इज व्हाट, दिस शुड नॉट बी द केस। ये तो बिल्कुल लॉजिक को डिफाई करने वाला सिचुएशन यहां पर आ चुका है, बिकॉज एक पैराडॉक्स यहां पर क्रिएट हो गया है। अब पैराडॉक्स किस तरीके का है कि भैया एक तरफ आपका इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में है, रेपो रेट यहां पर कम किए जा रहे हैं, ग्रोथ बढ़िया चल रही है यार, फिर भी अगर लोग या इन्वेस्टर्स उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे बॉन्ड्स को खरीदने में, तो जाहिर सी बात है सरकार के लिए इस प्रकार के 10 साल के बॉन्ड्स का यील्ड यहां पर बढ़ेगा। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट द 10 ईयर बॉन्ड्स, बट जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं उनकी यील्ड्स में भी यहां पर स्पाइक देखने को मिला है। 30 ईयर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड में भी यहां पर स्पाइक देखने को मिला है, राइट। तो एक तरफ यील्ड कम होना चाहिए था बिकॉज ये सारे फैक्टर्स फेवर में है, बट रिजल्ट कुछ और देखने को मिल रहा है। तो ये पैराडॉक्स क्यों क्रिएट हुआ है उसको जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज सीतारमन जी खुद यहां पर कह रही हैं कि अगर इसी तरीके से यील्ड्स बढ़ती रही तो उनके लिए एक मेजर कंसर्न यहां पर बन जाएगा कि उनके लिए बोरोइंग कॉस्ट भी यहां पर बढ़ जाएंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर अभी तक आपको बॉन्ड्स या यील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं पता, हम शुरुआत ही वहीं से करने वाले हैं, तो जानते हैं कि क्या ये पूरा मामला है, क्या इसके रीजंस हैं, एंड मोर ओवर क्या वे फॉरवर्ड यहां पर हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो बेसिकली जो बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी कंपनी अगर खुद को एक्सपैंड करना चाहती है, मान लेते हैं एबीसी कंपनी है, दे वांट टू एक्सपैंड देमसेल्व्स, उनके द्वारा बॉन्ड्स यहां पर इशू किए जाएंगे। वो बॉन्ड्स जब इन्वेस्टर्स खरीदेंगे, मान लेते हैं अनुज नाम के इन्वेस्टर हैं जिन्होंने बॉन्ड खरीदा, दे विल बेसिकली पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट पर्टिकुलर बॉन्ड। मान लेते 10,000 का ही बॉन्ड था जिसकी फेस वैल्यू 10,000 थी, तो हर एक बॉन्ड के 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, फेस वैल्यू, कूपन रेट और मैच्योरिटी, राइट। अब मानते एबीसी कंपनी का जो बॉन्ड था उसकी फेस वैल्यू 10,000 थी, कूपन रेट 5% था एंड मैच्योरिटी 5 साल की थी, राइट। अब बेसिकली यहां पर होगा क्या, एबीसी कंपनी पहली बात 5 साल बाद ये 10,000 जितनी फेस वैल्यू है उतना पैसा यहां पर वापस कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा अनुज को फायदा क्या भैया देने का, 10,000 रुपए, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। तो वो फायदा मिलता है उन्हें एनुअल कूपन पेमेंट के बेसिस पर। एनुअल कूपन पेमेंट कैसे निकाल जाएगी कि भैया 5% ऑफ 10,000 रुपीज, तो 5% ऑफ 10,000 कितना हुआ, 500 रुपए की सालाना पेमेंट यहां पर आती रहेगी, मतलब 5 साल में 2500 रुपए यहां पर आ जाएगा उनके लिए। सो दैट इज द पॉइंट कि भैया कितना इन्वेस्टर को बेनिफिट हो रहा है, और इसीलिए लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट भी करते हैं। एंड सरकारी बॉन्ड्स, क्योंकि सरकार को भी पैसों की जरूरत है, सरकार को भी बोरिंग करनी, कहते हैं ना सरकार के लिए आमदनी ठन्नी है, खर्चा रुपया है ना, तो बोरिंग्स करनी पड़ती हैं। तो सरकार भी अपनी बोरिंग्स ऐसी ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू करती है जिनकी मैच्योरिटीज डिफरेंट हैं। आप सभी के लिए सिंपल सा सवाल, ये सरकार की जो सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनमें ट्रेजरी बिल्स भी कुछ होते हैं, जरा बताइए उनकी मैच्योरिटी कितनी रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, राइट। सो ऑल इन ऑल दिस इज द पर्टिकुलर प्रिंसिपल जिस तरीके से आपका बॉन्ड काम करता है, कि एक तरफ आपका इन्वेस्टर है जो कि लेंडर है, माने कि क्रेडिटर का टैग इसे यहां पर दिया जाएगा, और जो यहां पर बॉन्ड इशू कर रहा है वो क्या है, डेटर है, क्योंकि उसने उधार लिया है, तो उनके द्वारा वहां पर पेमेंट की जाएगी, एनुअल कूपन पेमेंट्स यहां पर मिलती रहेंगी, एंड उसी के बेसिस पर आपका जो बॉन्ड प्रिंसिपल है एट द फाइनल
मेच्योरिटी रिडेम्पशन की जब बात आएगी तो सारा प्रिंसिपल यहां पर वापस हो जाएगा। दोनों को फायदा है, इनको यहां पर भैया इंटरेस्ट पेमेंट्स मिल गई, इनको पैसों की जरूरत थी, इन्होंने कम इंटरेस्ट रेट पर यहां पर पैसा उठा के अपना काम पूरा कर लिया और पैसा भी यहां पर वापस कर दिया, राइट। नाउ द पॉइंट इज कि यील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए यील्ड का कॉन्सेप्ट यहां पर बेसिकली हम समझते हैं कि भैया कितना रिटर्न बन रहा है, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से यील्ड कितना रिटर्न है, एंड जिसके द्वारा पैसा रेज किया गया है, जो बोरोअर है, जो इशुअर है, उसके लिए यील्ड क्या है कि भैया कितनी उसकी बोरोइंग है, राइट, कितनी बोरोइंग कॉस्ट उसको यहां पर पड़ रही है। अब इसको समझते हैं कि मान लेते हैं एक बॉन्ड इसकी फेस वैल्यू 10,000 रुपए है, कूपन रेट 5% है, मेच्योरिटी 10 साल की है, तो फेस वैल्यू अगर 10,000 की तो जरूरी नहीं है कि यहां पर वो 10,000 रुपए में बिकेगा। इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई, वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। किस तरीके से कि अगर मान लीजिए डिमांड बहुत ज्यादा उस बॉन्ड की, तो भैया 10,000 का हो सकता है 10,500 में बिक जाए, 11,000 में बिक जाए, राइट। सो वही पॉइंट हम यहां पर समझते हैं कि ऐसा ही बॉन्ड मान लेते हैं भारत सरकार द्वारा इशू किया गया, जिसे खरीदने वाले यहां पर सुमित थे, और सुमित ने ऐसे ही बॉन्ड के लिए सिंस डिमांड बहुत ज्यादा थी तो उनके द्वारा 11,000 रुपए पे किए गए। पे उन्होंने 11,000 रुपए किया है, उनको रिटर्न में मिलेगा 10,000 रुपए ही, बिकॉज फेस वैल्यू उसकी 10,000 थी, डिमांड ज्यादा था तो भैया प्राइस भी यहां पर बढ़ गया, राइट। नाउ द पॉइंट इज यील्ड का कॉन्सेप्ट यहां पर क्या कहता है, यील्ड कहता है कि भैया कितना रिटर्न यहां पर जनरेट कर पाएंगे वो, क्योंकि 5% का कूपन रेट था, बट अब उनकी रिटर्न यहां पर क्या बन जाएगी, एनुअल कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय द बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड प्राइस को डिवाइड कर दिया जाएगा। 500 रुपए की कूपन पेमेंट, उन्होंने 11,000 रुपए पे किया, दैट मींस 4.5% की यील्ड इनके लिए यहां पर बनी। एंड वहीं भारत सरकार के लिए यहां पर क्या हो गया, 4.5% उनकी बोरिंग कॉस्ट, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है। हालांकि उनका कूपन पेमेंट जो है वो 5% के हिसाब से किया जा रहा है, बट उनको ज्यादा पैसा यहां पर मिला है, तो उस केस में उनके लिए बोरिंग कॉस्ट भी यहां पर कम हो जाएगी, राइट। दैट मींस अगर यील्ड कम है, सरकार के लिए बोरिंग कॉस्ट भी कम है। नाउ द पॉइंट इज, सब सिमिलरली मानते सुमित ने 2-3 साल इसको एंजॉय किया, इसकी कूपन पेमेंट्स को, और आगे जाके डिसाइड किया कि इस बॉन्ड को मैं बेचना चाहता हूं, राइट। और इस बॉन्ड को उन्होंने बेच दिया आगे जाके नेहा को। नेहा को जब उन्होंने बॉन्ड बेचा तो समय पर इतनी डिमांड नहीं थी इस बॉन्ड की, 2 साल ऑलरेडी हो चुके थे। नेहा ने बोला भाई मैं तो सिर्फ इसे 9,000 में खरीदने के लिए रेडी हूं, राइट, ट्रेड हो गया, ठीक है जी। अब 9,000 में जब नेहा ने खरीदा तो नेहा के लिए अब यील्ड क्या रहेगी, अब नेहा के लिए यील्ड चेंज हो जाएगी। उनको भी कूपन पेमेंट 500 रुपए का रहा है, बट अब उन्होंने 11,000 ना पे करते हुए मात्र 9,000 यहां पर पे किए हैं, जिसकी वजह से यील्ड यहां पर 5.5% हो जाएगा। अब जब यील्ड यहां पर बढ़ा है तो कहीं ना कहीं वो क्या इंडिकेशन दे रहा है कि उस बॉन्ड का इतना डिमांड नहीं था, उस बॉन्ड का इतना डिमांड नहीं था, जिस वजह से उसकी यील्ड यहां पर बढ़ी है। इसी वजह से बॉन्ड यील्ड का एक सिंपल सा रिलेशनशिप हम क्या एस्टैब्लिश करते हैं कि बॉन्ड यील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यील्ड अगेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिमांड, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो भैया प्राइस भी यहां पर बढ़ेगा। बट अगर डिमांड ही यहां पर कम देखने को मिल रही है तो जाहिर सी बात है यील्ड भी यहां पर बढ़ेगी, एंड लोगों का जो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है, उनको लगेगा कि यार कोई खरीदना नहीं चाह रहा है सरकारी बॉन्ड्स को, राइट। अब हम यहां पर क्यों कहते हैं कि सरकार के लिए ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड्स हैं इनका यील्ड कम होना चाहिए था, बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ है दैट मींस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यहां पर कम हो चुकी है मार्केट में, है ना। तो सरकार जो नए बॉन्ड्स इशू करेगी उसका कूपन रेट भी कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो जो ऑलरेडी मार्केट में बॉन्ड्स अवेलेबल हैं जिनका कूपन रेट सिग्निफिकेंटली ज्यादा है एज कंपेयर टू द न्यू इश्यूएंस जो यहां पर सरकार आगे जाके कर सकती है, तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड यहां पर क्या आएगा कि यार लोग चाहेंगे कि यार पुराने बॉन्ड्स यहां पर खरीद लेते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, बिकॉज उनका कूपन रेट ज्यादा है। उनकी डिमांड बढ़नी चाहिए थी पुराने बॉन्ड्स की, बट वो बढ़ी नहीं, वो इंक्रीज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कुछ कंसर्न्स प्रेजेंट हैं। अब उन्हीं कंसर्न्स को हम यहां पर डिस्कस करेंगे और जानने की पूरी कोशिश करेंगे। बट ये जो 2.69 ट्रिलियन डॉलर्स की जो बॉन्ड मार्केट है, इसी में अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अप्रॉक्सिमेटली 22% यहां पर होल्ड करते हैं, टोटल गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपके 46% है, ट्रेजरी बिल्स भी यहां पर हैं, फ्लोटिंग बॉन्ड्स भी हैं, उदय बॉन्ड्स भी हैं, स्पेशल सिक्योरिटीज भी हैं। तो ये बेसिक सा एक क्लासिफिकेशन है जो कि आपको लिए जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करने के लिए यहां पर कहा जा सकता है। ऑलराइट, नाउ द पॉइंट इज किस पूरे सेगमेंट में दिक्कत कहां आ रही है, क्यों यहां पर इन्वेस्टर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। अब क्विकली उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, सरकार का कॉन्फिडेंस कहां से झलकता है, सरकार के ऊपर कॉन्फिडेंस कहां से झलकता है, जब उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाहर आते हैं कि सरकार ने क्या खर्च किया है और कितना अभी उधारी में है, राइट। तो वहीं पर देखा जाए फॉर फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल 2025 एंड फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल 2026, अब इसी के डेटा को अगर कंपेयर करें तो रेवेन्यू बैलेंस, रेवेन्यू डेफिसिट यहां पर सिग्निफिकेंटली बढ़ चुका है। पहले
4 महीनों के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए, राइट। केपेक्स यहां पर बढ़ चुका है एंड ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट भी यहां पर बढ़ चुका है। दैट इज द पॉइंट कि पहले 4 महीनों में ही बहुत ज्यादा खर्चा हो चुका है सरकार द्वारा और उनके द्वारा सिग्निफिकेंटली बोरिंग्स भी यहां पर की जा चुकी हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स यहां पर इस डर में हैं कि अगर इसी तरीके से काम चलता रहा तो सरकार के लिए आने वाले समय जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा तब तक शायद बोरिंग्स और बढ़ जाएं और जो उन्होंने बजट 2025-26 में रखा है शायद उस टारगेट्स को वो एक्सीड कर जाएं। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा भी मैसिव इश्यूज यहां पर किए जा रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के, राइट। कि क्रिटिकल प्रेशर पॉइंट यहां पर इमर्ज हुआ है कि अनप्रेसिडेंटेड स्टेट लेवल बोरोइंग यहां पर की जा रही है बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। 33% का सर्ज यहां पर आ चुका है अगर हम अगस्त 15 तक का डेटा यहां पर ऑब्जर्व करें, इस फाइनेंशियल ईयर में 33% का सर्ज एज कंपेयर टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। दैट इज द पॉइंट कि स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी यहां पर कंसर्न्स बढ़ रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स की जो बोरिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो बढ़ती ही जा रही हैं। अब जब उनकी बोरिंग रिक्वायरमेंट्स यहां पर बढ़ेंगी तो डेफिनेट सी बात है अपने गवर्नमेंट जो स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स हैं उनको यहां पर इशू करेंगे, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां पर इशू करेंगे। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जब सप्लाई बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है ना, सिंपल प्राइस का रूल है भाई, सप्लाई अगर वहां पर बढ़ जाए, डिमांड ऑलमोस्ट उतनी है तो प्राइस तो वहां पर कम हो गई, प्राइस वहां पर कम होगा तो उस केस में अगेन हमें क्या देखने को मिलेगा कि यील्ड्स यहां पर स्पाइक कर जाएंगी। तो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के केस में तो जहां हम 10 साल की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में 5.5 या 6.5 या 6.6% के बीच में यहां पर यील्ड देख रहे हैं, इनके केस में तो 7% से अबव यहां पर जा चुकी है। इनके लिए तो सिग्निफिकेंटली और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यहां पर बढ़ने वाली है। दैट इज द पॉइंट एंड इनको जरूरत बहुत ज्यादा है। इनके अगर बहुत सारे स्टेट्स का अगर यहां पर प्रोजेक्टेड डेट टू स्टेट जीडीपी रेशियोज यहां पर देखी जाए तो अरुणाचल प्रदेश लीड कर रहा है 57%, पंजाब 46%, हिमाचल प्रदेश 45%, नागालैंड 40%। तो इन सभी की बोरिंग रिक्वायरमेंट्स यहां पर बढ़ती जा रही हैं और अगर इसी तरीके से अपने नए से नए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करते रहे तो इनके लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग सिग्निफिकेंटली वहां पर राइज कर जाएंगी। और वही पॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में भी यहां पर रेज किया गया कि वो भी अपने जो बॉन्ड्स यहां पर इशू कर रहे हैं, जो उनके द्वारा उधारी यहां पर की जा रही है, वो एज कंपेयर टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बहुत सिग्निफिकेंटली यहां पर बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि शायद सरकार उतने अच्छे तरीके से यहां पर चीजें मेंटेन नहीं कर पा रही, सरकार के खर्चे बहुत हो रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। तो पहले 2 पॉइंट्स यहां पर आई होप सभी को क्लियर हो गए हों। अब एक क्रूशियल पॉइंट यहां पर क्या है कि जब सरकार की बोरिंग्स की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं बोरिंग्स लिंक्ड है कि जितना अर्निंग करेंगे उतना ही बेहतर है, उतनी कम बोरिंग्स करनी पड़ेंगी। अब इन्वेस्टर इतना क्यों घबराया हुआ है? इन्वेस्टर इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि यहां पर सरकार द्वारा जीएसटी को रैशनलाइज कर दिया गया है, जिसका इंपैक्ट डेफिनेटली उनके रेवेन्यूज के ऊपर पड़ेगा। अब मूडीज की रेटिंग्स की यहां पर बात की जाए तो वो तो डायरेक्टली कह रहे हैं कि भैया जो सरकार ने एस्टिमेशन यहां पर रखा है कि उनको रेवेन्यू लॉस यहां पर 48,000 करोड़ का होगा, भैया उससे ज्यादा रेवेन्यू लॉस यहां पर देखने को मिल सकता है। बहुत एसबीआई थोड़ा उससे कम, एसबीआई तो बहुत सिग्निफिकेंटली कम बता रहा है। एसबीआई बोल रहा है कि नहीं, सरकार ने 48,000 करोड़ का है, हम तो 4,000 करोड़ की यहां पर बात करते हैं। सभी के अपने अपने मिसपरसेप्शंस आ रहे हैं। बट अब मूडीज की रेटिंग्स हैं तो जाहिर सी बात है भैया इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को रेफर करेगा, उसको लगेगा कि भैया सरकार के लिए तो यहां पर अर्निंग्स है ही नहीं, बोरिंग्स यहां पर बढ़ती जा रही हैं, हमारे से भी अगर उधार ले लेंगे कैसे उसकी चुकाई करेंगे, वो कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है ना, विच इज अगेन नॉट अ गुड इंडिकेटर फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया के लिए करंटली टारगेट्स हैं, विकसित भारत का टारगेट है, 2047 के टारगेट सेट करके बैठे हैं, हमें डबल डिजिट की ग्रोथ रेट यहां पर अचीव करनी है। और उस केस में अगर गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस हिल जाए तो जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस यहां पर क्रिएट हो सकती हैं। वहीं बात करें इन्वेस्टर का सेंटीमेंट या इन्फ्लेशन फियर्स, अब हालांकि इन्फ्लेशन को काफी हद तक कंट्रोल कर दिया गया, राइट, जुलाई के महीने में कंट्रोल था, अगस्त में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला बट इतना भी नहीं है। अब कंसर्न क्या है कि जिस प्रकार का मॉनसून सीजन अभी रिसेंटली हमने ऑब्जर्व किया है, जिसमें अगेन पंजाब में एक मेजर डेवस्टेशन देखने को मिली, तो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के केस में शायद सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाए एंड इन्फ्लेशन रिस्क दोबारा बढ़ जाए, तो इन्फ्लेशन के फियर्स दोबारा क्रिएट हो चुके हैं। एंड वहीं जहां आरबीआई पहले अकोमोडेटिव स्टांस फॉलो कर रहा था कि भैया हमारे द्वारा इंटरेस्ट रेट्स कम किए जाएंगे, उनके द्वारा भी यहां पर जून की मीटिंग में क्या किया गया, अकोमोडेटिव से न्यूट्रल पर यहां पर उन्होंने शिफ्ट कर दिया अपना स्टांस कि भैया वी आर नॉट श्योर अबाउट इट कि किस तरीके से अब आगे जाके एक्सपेंशन करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है, बेस्ड ऑन द इकोनॉमी हम यहां पर करेंगे। अब यही पॉइंट है जो कि इन्वेस्टर्स पकड़ के बैठे हैं कि भैया अगर आरबीआई ही श्योर नहीं है कि अकोमोडेशन करना है या विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन होना है, कॉन्ट्रैक्शन होना है, तो कैसे इन्वेस्टर भी यहां पर श्योर होगा। और हालांकि अगस्त की मीटिंग में बहुत हद तक एंटिसिपेशन था कि शायद आरबीआई इस न्यूट्रल को दोबारा से अकोमोडेटिव में शिफ्ट कर दे, बट ना ही कोई रेपो रेट कट हुआ और ना ही कोई स्टांस में चेंजेस आए।
एटलीस्ट स्टांस में अगर चेंजेस आ जाते हैं तो शायद इन्वेस्टर थोड़ा सा एक बेहतर फील करता है कि चलो अच्छी बात है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कहीं ना कहीं इन्हीं कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं उनका आउटफ्लो मई में भी बहुत सिग्निफिकेंटली हाई देखने को मिला। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, क्रेडिट रिस्क, बैंकिंग, पीएसयू के जो आपके डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, इन सभी के केस में भी आपके एग्रीगेट जो आउटफ्लोज हैं 18 बिलियन रुपीस के देखने को मिले हैं अगस्त 2025 में। तो दैट मींस इन्वेस्टर्स आर आल्सो नॉट श्योर कि ऐसे डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, जो कि डेट म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या है, जो कि आगे जाके डिफरेंट कंपनीज सरकारों के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती हैं। तो वहां से भी आउटफ्लोज यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एंड जो सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट यहां पर इमर्ज हुआ है वो यूएस का है। अब देखो, हमेशा से एक रिलेशन रहा है इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड और यूएस ट्रेजरी की यील्ड में। किस तरीके से कि यूएस ट्रेजरी में भी उनके द्वारा, अब यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा अपना रेट कट किया गया 25 बेसिस पॉइंट्स का, 0.25% का, राइट। अब एंटिसिपेशन नहीं था कि शायद इसकी वजह से यील्ड कम आ जाए, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़े, इन्वेस्टर और यहां पर पैसा इन्वेस्ट करे। बट उससे पहले ही यहां पर हमने क्या देखा कि जो उनके द्वारा लेबर मार्केट के केस में जो एक ओवर ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट्स वहां पर दिखाए गए थे कि हमने इतनी जॉब्स यहां पर क्रिएट करी, जब उनका फाइनल डेटा वहां पर सामने आया तो भैया 1 लाख या 10 लाख के अराउंड वहां पर जॉब्स कम क्रिएट हुई हैं, जिसकी वजह से वो जो ऑप्टिमिज्म था वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। इन्वेस्टर घबरा गया, इन्वेस्टर बोल रहा कि नहीं भैया मुझे यहां पर भी उतनी श्योरिटी नहीं मिल रही, राइट। और वहां पर भी हमने क्या देखा, उस ना श्योरिटी होने की वजह से, उन ओवर ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट्स की वजह से अगेन 10 साल के जो यूएस ट्रेजरी यील्ड्स हैं उनमें भी इंक्रीज यहां पर देखने को मिला। एंड द पॉइंट इज व्हाट, कि देखिए अगर यील्ड यहां पर बढ़ रहा है तो दैट मींस अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर को भी मिलेगा। जो इशू कर रहा है उसके लिए बोरिंग कॉस्ट बढ़ रही है और जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए रिटर्न अच्छा है, राइट। नाउ द पॉइंट इज, अब यूएस एक एडवांस्ड इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो बहुत सारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं जो कि इंडिया में भी इन्वेस्ट करके बैठे हैं, इमर्जिंग मार्केट्स में यहां पर इन्वेस्ट करते हैं, जब भी उन्हें ऐसे देखने को मिलता है कि यार एक एडवांस्ड इकोनॉमी की गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड बढ़ रही है, दे विल डेफिनेटली ट्राई टू स्विच टू दोज पर्टिकुलर इकोनॉमीज, एडवांस्ड इकोनॉमीज के बॉन्ड्स खरीदना वो शुरू कर देंगे। और वही स्विच यहां पर ऑब्जर्व किया जा सकता है और उसकी भी एंटिसिपेशन लगाई जा रही है कि इन द अपकमिंग मंथ्स ये स्विच भी हम यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि अगेन इंडिया के लिए एक अच्छा चीज नहीं है। एंड जिस प्रकार के ट्रम्प टैरिफ्स यहां पर लगाए गए हैं तो उनकी वजह से डेफिनेट सी बात है इंडिया की एक्सपोर्ट अर्निंग्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, राइट। कि यहां पर सिवियर सेक्टोरल पेन शुरू हो चुकी है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएस, फॉर द थर्ड स्ट्रेट मंथ यहां पर डाउनफॉल देखने को मिला है, कॉन्ट्रैक्शन यहां पर देखने को मिली है। एंड 50% का जो ट्रम्प टैरिफ है, इट हैज बीन द मेजर इंपैक्ट ऑफ इट, बिकॉज इंडिया के लिए यूएस सबसे बड़ा मार्केट था। इतना ग्रेजुअल चेंज यहां पर मार्केट का नहीं हो सकता कि हम किसी और देश में जाके एकदम से अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू करते हैं, राइट। तो एक्सपोर्ट अर्निंग्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा तो भैया कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, सरकार के फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं जो ओवरऑल परसेप्शन है इकोनॉमी का उसके ऊपर यहां पर इंपैक्ट पड़ेगा। सो दीज ऑल थिंग्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर एंड आई होप आप सभी को ये पॉइंट यहां पर समझ में आ चुका हो। तो वैसे ही सवाल पहले भी यूपीएससी ने पूछा है इंडियन गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड का कि भैया किस चीज से इन्फ्लुएंस होती है। तो 3 ऑप्शंस यहां पर दी गई हैं एंड आई होप आप अभी तक आपको सभी को इसका करेक्ट आंसर यहां पर मिल चुका होगा। तो चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। एंड इसी तरीके से हम एक कम्युनिटी यहां पर बिल्ड कर रहे हैं इकोनॉमी सब्जेक्ट के लिए, जो कि बहुत सारे लोगों को टेक्निकल लगती है, दिक्कत फेस करते हैं, और उसी कम्युनिटी के आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में। एंड इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, डाउट्स, दिस माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड करंटली स्टडी आईक्यू आप सभी की सहायता कर रहा है, जो कि 2026 को तैयारी कर रहे हैं, कि सिर्फ 8 से 9 महीने बचे हैं। एक एक्सटेंसिव फोकस के साथ यहां पर प्रिपरेशन करना पड़ेगा और उसी एक्सटेंसिव फोकस को और अफोर्डेबल बनाने के लिए वी हैव रिड्यूस्ड आवर प्राइसेस फॉर 2026 बैचेस। और इन्हीं प्राइसेस की रिडक्शन हेल्प करती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट द पॉइंट इज, जो हमारा P2I इनिशिएटिव है, आपकी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, नोट्स, मेंटरशिप, डेली आंसर राइटिंग, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग दैट यू नीड, इट इज कवर्ड अंडर वन रूफ। उसके अलावा मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, सभी चीजें यहां पर अवेलेबल हैं। प्लीज डू चेक आउट दीज कोर्सेज, हैव अ लुक अबाउट इट। डेमो लेसन्स वहां पर अवेलेबल हैं, हर एक फैकल्टी के YouTube पे सीरीज अवेलेबल है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से तैयारी करवाई जा रही है एंड डेफिनेटली आपको एक वैल्यूडेशन यहां पर देखने को मिलेगा। एंड अगेन, अगर आपका इससे रिलेटेड भी कोई कंसर्न है, कोई डाउट है कोर्स रिलेटेड, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड ARG लाइव कोड आप यहां पर यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। नाउ द पॉइंट इज कि कंसर्निंग पॉइंट तो है, राइट, कंसर्निंग पॉइंट तो है, बट एक जो ऑप्टिमिज्म यहां पर दिखाया जा रहा है मार्केट में या सरकार द्वारा भी, सरकार यही कह रही है कि देखो भैया, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जो इंक्लूजन हुआ है, एक इंडेक्स है आपका, अगर आपने सुना हो इनके बारे में, JP मॉर्गन इंडेक्स है ना। ब्लूमबर्ग ने यहां पर अपना एक सर्वे कंडक्ट किया है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को
बाकी इंडेक्सेस में इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। FTSE रसल इंडेक्स है कि अब जब इन इंडेक्सेस में इंडियन बॉन्ड्स को इंक्लूड किया जाता है, एक मार्केटिंग हो जाती है कि अच्छा भैया इंडियन बॉन्ड्स इतने इंपॉर्टेंट है कि बड़े बड़े इंडेक्सेस अपने उस पर्टिकुलर इंडेक्स में इंडियन बॉन्ड्स को इंक्लूड कर रहे हैं, तो एक मार्केटिंग हो जाता है जिसकी वजह से डेफिनेटली एक परसेप्शन बिल्ड होता है कि नहीं भैया बहुत रेजिलिएंट बॉन्ड्स हैं, अच्छी रिटर्न्स यहां पर कमा के देंगे। एंड अगर आप ऑब्जर्व करें कि जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट मार्केट में रहेगा उतना ज्यादा बॉन्ड का कूपन रेट भी रहेगा, उतना ही ज्यादा इन्वेस्टर के लिए रिटर्न भी है। तो जाहिर सी बात है एडवांस्ड इकोनॉमीज के कंपैरिजन में इमर्जिंग मार्केट ज्यादा रिटर्न देती हैं, बट जब अनसर्टेनिटी होती है तो हर एक इन्वेस्टर एडवांस्ड इकोनॉमी की तरफ भागता है। तो इन इंडेक्सेस के इंक्लूजन की वजह से डेफिनेटली एक अच्छा मार्केटिंग अप्रोच तो हमारे पास है जो कि हेल्प कर सकता है हमें उस प्रकार के फॉरेन इन्वेस्टर्स की कंट्रीब्यूशन और उनकी इन्वेस्टमेंट हमारे इंडियन बॉन्ड्स में बढ़ाने के लिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब सीतारमन जी से पूछा गया कि भैया आप बताइए क्या आपके पॉइंट्स हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, तो उन्होंने तो यही कहा कि मैं अपनी बोरोइंग्स में कोई चेंजेस नहीं लेके आ रही, जो मैंने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट सेट किए हैं मैं उन्हीं टारगेट्स के हिसाब से यहां पर बोरोइंग्स करूंगी, राइट। बट द पॉइंट इज अगर वो जीएसटी का जो उनके ऊपर मेजर इंपैक्ट शुरू होने वाला है, अभी 22 सितंबर से यहां पर शुरू हो जाएगा, अगर वो जीएसटी का इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, रेवेन्यूज में शॉर्टफॉल आ जाता है, तो डेफिनेटली शायद बोरोइंग्स यहां पर बढ़ जाए। सो ऑल इन ऑल रिस्क बिल्कुल प्रेजेंट है, कंडीशंस थोड़ी सी अनफेवरेबल यहां पर हो चुकी हैं, बट नाउ इट विल डिपेंड अपॉन किस प्रकार के पॉलिसी इनिशिएटिव्स यहां पर लिए जाते हैं, कैसे सरकार एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स किस तरीके से अपनी बोरिंग्स को कंट्रोल कर पाती हैं, राइट। एंड ऑल इन ऑल आरबीआई के लिए भी ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल हैं। अगर इफ आरबीआई वांट्स टू इन्फ्लुएंस दीज काइंड ऑफ गवर्नमेंट यील्ड्स, है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड्स को अगर इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू डेफिनेटली ये चीज पॉसिबल है। और ये चीज हम अपनी क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, अभी तो पेड क्लासेस जो हमारा अभी करंटली फाउंडेशन बैच चल रहा है जिसमें मैं क्लासेस ले रहा हूँ, वहां पर तो हम यही कॉन्सेप्ट्स अभी पढ़ के हटे हैं, राइट। सो अगेन थ्रू दिस ओपन मार्केट ऑपरेशंस आल्सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग यहां पर की जाती है, जिसकी वजह से डिमांड को एक पुश यहां पर दिया जाता है ताकि इन्वेस्टर का परसेप्शन थोड़ा स्ट्रांग हो कि नहीं भैया सब कुछ ठीक है। तो वो भी ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है, ऑलरेडी यहां पर किया जा चुका है, ठीक है जी। अप्रैल के महीने में इन्होंने ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट किए थे, अब आने वाले समय में दोबारा से ऑब्जेक्टिव रखे जा सकते हैं। एक लास्ट सवाल आप सभी के लिए, इन्हीं ओपन मार्केट ऑपरेशंस में एक ऑपरेशन ट्विस्ट का नाम आपने कभी सुना होगा, जरा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में बताओ वो क्या चीज है। सो ऑल इन ऑल कंसर्निंग पॉइंट्स हैं, बट डेफिनेटली पॉलिसीज इनिशिएटिव्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगी, किस तरीके से आने वाले बाकी महीनों में सरकार परफॉर्म करती है, सरकार का रेवेन्यू कितना रहता है, एंड कॉर्पोरेट्स किस तरीके से अपनी बोरिंग की रिक्वायरमेंट्स इस बॉन्ड मार्केट के थ्रू पूरा कर पाते हैं। सो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएशन जरूर क्रिएट हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।